हेलो एस्पायरेंट जियोपॉल आईएएस पर मैं धीरज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पॉलिटी में हम लोग लक्ष्मीकांत की बुक जो चला रहे हैं उसी बुक को आगे लेकर के चलेंगे। और इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग इस क्लास में ये देखने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, आज की मॉडर्न सोसाइटी में दो प्रकार के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम अपने देश की बात कर लें तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। अब ये दो सिस्टम कौन से मिलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है और डिटेल में ये जानना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं और हमने क्यों उस सिस्टम को अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, इस सीरीज को आप कॉन्टिन्यूअस देखते रहिए, अपना ध्यान लगाए रहेंगे। जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको इससे फायदा मिलने वाला है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक की बात करते हैं। पहले टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं, फिर इस पर जरा सा डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए, मॉडर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन मॉडर्न सोसाइटीज में दो प्रकार के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के सिस्टम कौन कौन से देखने को मिलते हैं? देखिए, एक सिस्टम जो देखने को मिलता है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर प्रिवेल करता है, जैसे यूके में प्रिवेल करता है, जापान में प्रिवेल करता है। क्या सिस्टम है? आप देखिए, सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम प्रिवेल करता है वो प्रिवेल करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। दोनों सिस्टम का डिफरेंस जानना पॉलिटी के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए इन सिस्टम के जो बेसिक फीचर्स हैं वो बेसिक फीचर्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तो लगातार ये कंफ्यूजन होता रहेगा कि हमारी कंट्री के अंदर इस टाइप का फीचर क्यों मिल रहा है और दूसरी कंट्री में हम देख रहे हैं तो ये फीचर क्यों मिल रहा है, कि आखिर क्या रीजन है कि हमने इस पर्टिकुलर फीचर को अडॉप्ट किया है और क्या रीजन है उस पर्टिकुलर कंट्री ने इस फीचर को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो यहां पर दो बातें हमको यहां पर जो समझनी थी। सबसे पहले हमने कहा मॉडर्न सोसाइटीज की बात की, तो यहां पर एक तो पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट की बात आती है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से रन करती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री मॉडर्न सोसाइटीज में हाउ गवर्नमेंट रन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको इन्हीं दो सिस्टम में से कोई सिस्टम देखने को मिलेगा, चाहे आप उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं चाहे आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। जैसे आप इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, अगर हम बात करें, कहें कि इंडिया जो हमारा देश भारत है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि एक तो हमारा सेंटर है, यहां पर भी आपको वही सिस्टम देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यानी संविधान का आर्टिकल जो है यहां पर 74 और 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 देखने को यहां पर मिलता है। अब क्या कहता है, ये दोनों आर्टिकल को भी समझना इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आर्टिकल भी डिटेल में समझेंगे, जैसे कि एक काउंसिल होनी चाहिए, काउंसिल की सलाह पर काउंसिल की नियुक्ति होनी चाहिए और काउंसिल की सलाह पर ही क्या होना चाहिए, जो यहां का प्रेसिडेंट है वो काम करेगा। क्लियर? बहुत क्लियर बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बहुत क्लियर बात है कि काउंसिल की सलाह पर जो है वो क्या करेगा, यहां पर प्रेसिडेंट काम करेगा। अब जब ऐसी बात कह दी जाती है, बहुत बेसिक तरीके से समझिए, जब भी ऐसी बात कह दी जाएगी कि किसी की सलाह पर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब सलाहकार की अपनी विशिष्टता है और उस सलाहकार की बात को मानना भी है। आ गया कि जो सलाह दी जाएगी उस सलाह को मानना भी पड़ेगा। अब सलाह, इसका मतलब क्या हो गया, जो सलाह लेके काम कर रहा है वो नॉमिनल है, नॉमिनल हेड है, और जो सलाह दे रहा है, काउंसिल को लीड कर रहा है, वो यहां पर रियल हेड है।
तो सेंटर में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 74 और 75 से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि स्टेट की तरफ जाएंगे, कहां जाएंगे? स्टेट्स में जाते हैं। ठीक है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। ठीक, स्टेट की तरफ जाते हैं तो आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 ये बताते हैं कि यहां पर भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो इसी प्रकार का अपनाया गया है जैसा कि सेम एज सेंटर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सेम एज सेंटर, यानी जैसा सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म होती है वैसे ही गवर्नमेंट यहां पर भी फॉर्म होगी। इतनी बात को आप अच्छे समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय व्यवस्था। हिंदी में भी एक चीज बता रहा हूं, नॉर्मली आप वैसे सारे नोट्स यहां पर इस क्लास में ये इंग्लिश में मिलेंगे आपको, और हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की क्लासेस भी चलती हैं पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की, और उसमें आपको सारे नोट्स आपको हिंदी में मिलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसमें डिफरेंस समझने की बात है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहां जो एग्जीक्यूटिव है, यहां पर जो भी एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो भी यहां पर विधायिका है उस विधायिका के लिए ये यहां पर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, यानी उसके प्रति जवाबदेह हो जाएगा। हमारे यहाँ जो सरकार चलती है, हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था में सरकार जो है वो क्या है? विधायिका के प्रति जवाबदेह, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है? वो सरकार है। देखिए, एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के मेनली देखने को मिलते हैं। दो तरीके कैसे? एक टेम्परेरी और एक आपको परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो कुछ समय के लिए पदों पर आते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स। उनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, 2 साल के लिए भी हो सकते हैं, 3 साल के लिए भी हो सकते हैं, 1 साल के लिए भी हो सकते हैं, और जब तक सरकार रहेगी, 5 साल तक अगर सरकार रहती है तो 5 साल के लिए भी हो सकती है। क्लियर है बात? यानी यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, जो एग्जीक्यूटिव हैं हमारे देश में, अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको टेम्परेरी देखने को मिलेंगे और एक आपको परमानेंट देखने को। ठीक, जो टेम्परेरी है ये क्या है? ये मिनिस्टर्स हैं। बेसिकली ये कौन है? ये आपके मिनिस्टर हैं। और जो परमानेंट हैं ये कौन है? आईएएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, आईएएस, पीसीएस, ये जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल सर्वेंट जो है वो क्या है? यहां पर परमानेंट है, बिकॉज एक बार जॉब में आने के बाद वो कम से कम 25 से 30 साल तक अपनी जॉब में, अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, विभाग चेंज होते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपनी सेवाओं में लंबे समय तक वो लगातार बने रहते हैं। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं और ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जो है वो हमेशा क्या होता है? इलेक्शन लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मेजॉरिटी पार्टी की जिसकी सरकार बनती है, उस सरकार के में चुने हुए कुछ सदस्य होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन, यानी लीडरशिप किसकी देखने को मिलेगी आपको यहां पर? प्रधानमंत्री की देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अब ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, या जो ये एग्जीक्यूटिव है हमारे, ये एग्जीक्यूटिव किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं? लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी लोकसभा में इनको लगातार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है। लोकसभा द्वारा पूछे गए सवालों का इनको क्या करना पड़ता है? जवाब यहां पर देना। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वो कह रहा है कि देखिए, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इज
नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। ठीक है, दोनों सेपरेट काम करते हैं, दोनों सेपरेट काम यहां पर करते हैं। यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए क्या होते हैं, जवाबदेह लेजिस्लेचर के प्रति नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग काम करते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक्स सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसको आपको एक बात याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर कैबिनेट ही सबसे प्रभावशाली होती है, तो इसको यहां पर कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, इसको यहां पर हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी। इतनी बात आपको समझ में यहां पर मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात, तो जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, हमने एक बताया, एक चीज आपको समझाई यहां पर कि हमारे देश में सेंटर में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हैं, स्टेट के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हैं। इधर आर्टिकल 74 और 75 इस बात को सुनिश्चित करता है, यहां पर आर्टिकल 163 और 164 इस बात को सुनिश्चित करता है। क्लियर, यहां पर कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसकी एड और एडवाइस पर यहां पर कार्य करेगा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो लोकसभा के प्रति क्या होगी, जवाबदेह होगी। देखिए यहां पे ये पॉइंट भी याद रखना है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि नॉर्मली कई बार कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन होता है और यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आपके आंखों के सामने होता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस और टेंशन रहता है। उस स्ट्रेस और टेंशन में बहुत अच्छे और लाइट क्वेश्चन जो होते हैं, जो बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग क्या करते हो, गलत कर देते हो। कैसे गलत कर देते हो, जैसे यहीं पर उसने लिख दिया कि जो काउंसिल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ठीक, अब जब उसने कहा कि रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, या फिर वो कहता है कि काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, दो बातें यहां पर हो गई। तो देखिए इसमें जो सही बात क्या है, इसमें सही बात यह है कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता का जो सदन है वो कौन सा है, लोकसभा है। ठीक, पार्लियामेंट में तीन अंग है बेसिकली, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन जो सरकार है वो जवाबदेह किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। तो यानी यहां पर आंसर जो रहेगा वो किसके प्रति जाएगा, पार्लियामेंट के प्रति जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, माइन्यूट बातें हैं, लेकिन यही माइन्यूट बातें एन मौके पर आपसे गलतियां करवाती हैं और आप क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी गलतियों को नहीं करना है। नहीं याद रहता है तो याद रखेंगे कि यहां पर यह पॉइंट नोट कर लेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस या लोकसभा। नोट कर लीजिएगा, लोकसभा की तरफ जवाबदेह यहां पर होती है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, नोट करेंगे फटाफट। इंडिया के केस में बता रहा हूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी यही बात होती है, क्योंकि इंडिया इसी सिस्टम को अपनाता है, इंडिया भी इसी को अपनाता है। और ब्रिटेन से हमने ये मॉडल लिया है जो हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं गवर्नमेंट का। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कहां पर है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है यहां पर वेस्टमिनिस्टर में ही स्थापित है। अब यहां पर जैसे ही आपने एक वर्ड यूज किया
कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक ऐसी सरकार चुन करके आई है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो अपने द्वारा किए गए कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो यहां पर यह भी याद आपको ये रखना है, यह भी ध्यान रखना है कि इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और मूव ऑन करते हैं और कुछ बातें यहां पर समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? देखिए, जो यहां पर समझने वाली बात है वो समझना क्या है कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स या मेन फीचर्स जो हैं वो यहां पर इसके क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या होते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हेडिंग डालिए फटाफट फटाफट, एक एक करके इस फीचर को यहां पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला फीचर यहां पर क्या है, यहां पर आपको नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला फीचर आपको जो देखने को मिलेगा यहां पर वो देखने को मिलेगा नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, ऑफ द स्टेट है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इन दोनों में से रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? इन दोनों में से रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? अब यहां पे कंफ्यूजन हो तो यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ये हम इंडिया के केस में बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। यहां पर इंडिया, अगर ब्रिटेन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, इंडिया है रिपब्लिकन है, रिपब्लिक है, यानी यहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क है, ठीक है, क्राउन है वहां पर। तो दोनों में फर्क है, वो रिपब्लिक नहीं है, इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है। अब यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारा कौन है, यहां पर प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, कौन है यहां पर, प्रेसिडेंट। यहां पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल ये उठा, कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो भी प्रेसिडेंट है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काम करेगा। यानी ये किस पे आश्रित हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। यानी जब भी ये इसको कोई सलाह देगा तो उसी सलाह के अनुरूप काम करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। असली शक्ति जो है वो किसके हाथ में लाई करती है, रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। इसीलिए इसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं ब्रिटेन के अंदर, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो कभी घबराइएगा नहीं कि अगर कभी वो टर्म आ गया तो आप क्या होंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इट मींस जो प्राइम मिनिस्टर है आपका यहां पर, या हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, पीएम, यही पीएम जो है यहां पर, ये आपका क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है।
सारे काम जो है वो यही करता है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव है। जबकि जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट जो है ये आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। सारे कार्य इसके अंडर द वारंट ऑफ हिज नेम, उसके नाम के में होंगे, ठीक है, लेकिन काम सारे जो है वो कौन करेगा, ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर करेगा। यानी आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका एक प्रमुख होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी एड और एडवाइस पर ही किसको काम करना है, उसकी एड और एडवाइस पर ही इस जो है प्रेसिडेंट को यहां पर काम करना है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, और रियल और नॉमिनल जो कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूटिव का वो यहां पर रखा गया है। रियल एग्जीक्यूटिव वो है जिसके हाथ में सारी पावर लाई करती है और जिसकी सलाह पर हेड ऑफ द स्टेट कार्य करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो है जो कि कार्य करने के लिए कहता है लेकिन खुद कार्य नहीं करता है, यानी कि सलाह लेता है और फिर कोई काम आगे वहां पर चलता है। तो हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो प्रेसिडेंट है, बता दिया है मैंने वहां पर, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यहां पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बात कही गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ये प्रेसिडेंट का, इसीलिए प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट रहता है रिस्पेक्टिव द मेल एंड फीमेल। कभी भी हम ये इस तरीके से उसको मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं करते, क्योंकि यहां पर हमेशा हम पोस्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो एक पद है, वहां पर बात पोस्ट की के जा रही है। तो ये जो यहां पर है आर्टिकल 52 में कहता है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के अंदर जो है वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है, सारी पावर्स इसी के हाथ में लाई करती, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी बात याद रखनी है कि जो भी एडवाइस यहां पर प्राइम मिनिस्टर देता है, मतलब ये जो एडवाइस यहां पर दे रहा है, ये जितनी भी एडवाइस आपको दे रहा है यहां पर, ये एडवाइस जो है ये बाइंडिंग है, ये एडवाइस जो है बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट को ये सलाह जो है उसकी माननी ही पड़ेगी। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके से? किसी प्रकार का कोई डाउट होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई सवाल पूछते हैं तो ये फिर रहता है कि नेक्स्ट टाइम आपको उसका सही जवाब भी तो मिल जाए, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो पर्पस ऑफ द सीरीज है वो फुलफिल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लास चल रही है और क्लास अपलोड हो रही है, आप क्लास से सीखते जाइए, सवाल करते जाइए, क्योंकि बिना सवाल करे आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। कंफ्यूजन छोटा भी हो तो कभी भी छोटे से भी कंफ्यूजन को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि आप जानते हैं कि नाव कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें एक छोटा सा भी छेद हो गया तो एक दिन नाव वो जो पानी में डूब जाएगी। तो इसलिए आपकी नाव ना डूबे तैयारी की, इसलिए जरूरी है कि उस छोटे से छोटे कंफ्यूजन को भी यहां पर पूछना है आप। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक तो हो गया आपका रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात हो गई, ठीक। दूसरा आपका क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है। अब मेजॉरिटी पार्टी रूल क्या होता है? मेजॉरिटी पार्टी, जब भी कोई इलेक्शन होगा, जब भी कोई इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन के अंदर डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो क्या करेंगी, यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। कोई पार्टी एक्स पार्टी हुई, वाई पार्टी हुई, जेड पार्टी हुई, पी पार्टी हुई, इस तरीके के डिफरेंट पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी, और ये एक सर्टेन नंबर ऑफ नंबर ऑफ सीट्स के लिए चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। वहां पर डिसाइड कर दिया गया कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स अगर आपके पास आ गई किसी पार्टी के पास, तो वो पार्टी क्या करेगी, यहां पर सरकार बनाएगी। अब कई बार क्या होता है, किसी एक पार्टी के पास मान लीजिए बहुमत नहीं आ पाया, ठीक, दूसरी जितनी भी पार्टी हैं किसी के पास में बहुमत नहीं आ पाया, पूरी तरीके से बहुमत नहीं आया,
तो अगर पूरी तरीके से किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं आया तो ऐसी परिस्थिति में एक से अधिक पार्टियां आपस में मिल करके क्या करेंगी, सरकार बना लेंगी। यानी कहने का मतलब है जब एक स्पेसिफाइड आपका जो बहुमत रिक्वायर्ड है वो आपके पास हो जाएगा तो आप सरकार यहां पर बना पाएंगे। ठीक, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन बाद में सरकार बनाने के लालच को लेकर के वो क्या करती हैं, अपने डिफरेंसेस को अलग करके क्या करती हैं, सरकार को बना लेती हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा, अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि उनके डिफरेंसेस खत्म हो गए होंगे, ये तो क्या है, तो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट को, म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सरकार को वहां पर बना लिया है। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब होगा जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी की सरकार यहां पर बनाई जाएगी या सरकार उस पार्टी की यहां पर बनेगी। यानी दैट पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, या और वो सीट्स मैक्सिमम कितनी है, एक नंबर होगा, एक गोल्डन नंबर होगा जो यहां पर फिक्स किया जाएगा कि इतनी सीट्स यहां पर आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहां पर उसको बना पाएंगे। क्लियर है बात, इतनी बात। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, और अलग अलग कंट्री में पार्टी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 2 ही पार्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, ठीक है, टीडीपी है, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टीज हैं। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर आपको 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पार्टी सिस्टम कैसे पार्टीज क्रिएट होती हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होगा, 2 पार्टी सिस्टम क्या होगा, मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात समझा दे रहा हूं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होंगी, उससे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी जो है उसी पार्टी की सरकार यहां पर बनती है। दैट इज नोन एज मेजॉरिटी पार्टी रूल। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो अब आ जाइए आगे की बात कर लेते हैं। ठीक, मेजॉरिटी पार्टी रूल में हमने समझ में लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए यहां पर थर्ड पॉइंट जब बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। यानी सब जो कलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लोकसभा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हेडिंग डाल दीजिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा, पूरी बात को यहां पर जानना होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। इन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से दैट दिस इज द bedrock principle of parliamentary government, ठीक है। अब जो यहां पर कह रहा है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज दैट इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी इसके बिना तो हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पर हो सकती है। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर हम इसके मीनिंग को समझना चाहते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं, यहां पर जो हम मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, these ministers are collectively responsible, ठीक है। अब ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन अगर इन जनरल अगर हम बात करें, दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है, टू पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट बेसिकली हम ऐसे बोल रहे हैं, इन जनरल है, ऐसा क्या है, इन जनरल, सामान्य रूप से हम ये बात कह सकते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप बात करें
आप कहें कि पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति जवाबदेह होते हैं बेटा? लोकसभा के। यानी दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर। इट मींस, कहने का मतलब क्या है कि दीज मिनिस्टर्स एक्ट एज अ टीम। दीज मिनिस्टर्स एक्ट एज अ टीम। अब ये एक टीम की तरह काम करेंगे। इट मींस दे विल स्विम टुगेदर, दे विल स्विम टुगेदर, एक साथ, या तो ठीक है, स्विम एंड सिंक, अगर डूब रहे हैं तो भी एक ही साथ डूबेंगे। सिंक टुगेदर, एक ही साथ उनको ये काम करना पड़ेगा, या तो वो एक साथ डूबेंगे या फिर वो एक साथ तैरेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब कहना यह चाहता हूं कि इन तक तो मिनिस्टर्स की जवाबदेही हो गई लोकसभा के प्रति। दूसरी बात, अगर इनके पास बहुमत नहीं है या लोकसभा इनसे संतुष्ट नहीं है और ये मेजॉरिटी में नहीं है, तो लोकसभा क्या कर सकती है? लोकसभा इनको रिमूव कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लोकसभा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 75 आप याद रखिएगा सेंटर के केस में। ठीक है, ये बात यहां पर याद रखिएगा, आर्टिकल 75 की बात यहां पर की जा रही है। अब क्या कह रहा हूं, अगली बात क्या बता रहा हूं? अगली बात ये कह रहा हूं कि लोकसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो, लोकसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी बात यहां पर आपको याद रखनी है एक चीज कि नोट डाउन कर लीजिएगा, लोकसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा पास कर सकती है, और जैसे ही लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करेगी, ये इररिस्पॉन्सिबल, अगर ये मिनिस्टर्स इररिस्पॉन्सिबल हुए, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल हुई और मेजॉरिटी में नहीं हुई, तो इसको वहां से जाना पड़ेगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा जाता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो क्या है? दैट इज चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखने का एक तरीका है, या फिर दिस इज द वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। इस पे क्वेश्चन बार बार आता है कि लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, और अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में पूछा गया है, लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है, लेकिन उसका पर्पस यही है कि वो जानना चाहता है कि क्या अगर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मेजॉरिटी में भी नहीं है, तो क्या किया जाए? क्या उनको ये विधायिका जो है या लेजिस्लेचर जो है, क्या उनको हटा सकता है, उनको रिप्लेस कर सकता है, उनकी जगह किसी और को ला सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी बातें यहां पर पॉसिबल हैं। इसीलिए जो है डिफरेंट वेज दिए गए हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, जिनके माध्यम से यहां पर कंट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखा जाता है। हालांकि उसको अभी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट, तब हम उसको वहां पर चेक करेंगे। आइए अब नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। तो हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो यहां पर समझ ली। दूसरी बात समझ लीजिए, नेक्स्ट बात आती है यहां पर कि देखिए, जो भी सरकार जीत करके आती है उसका एक कॉमन एजेंडा होता है, कॉमन मैनिफेस्टो बना करके लेकर के आती है। इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी सेम आइडियोलॉजी। अब उनकी सेम आइडियोलॉजी होगी, उसी सेम आइडियोलॉजी को लेकर के वो क्या करेंगे? वो अपनी मैनिफेस्टो को तैयार करेंगे, जनता के सामने रखेंगे, और जनता क्या करेगी? उसी के आधार पर उनको वोट देगी। ठीक है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री की बात करेंगे, तो इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत सारी यहाँ पर विविधताएं देखने को मिलती हैं, और आप एक बात बहुत डिटेल में देखेंगे कि ना सिर्फ डाइवर्सिफाइड है बल्कि एक रिलीजियस कंट्री। ठीक है, रिलीजन्स का अपना डोमिनेंस है इसके अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन सब चीजों को क्या करती है? बेनिफिट लेती है, मिसयूज करती है। कई बार क्या करती है? इनका मिसयूज करती है। जैसे किसी ने कहा कि हम मंदिर बनाने के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, तो किसी ने कहा कि नहीं, हम वक्फ बोर्ड के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? माइनॉरिटी को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे करके क्या होता है? सरकारें क्या करती हैं? सरकारें यहां पर बनाई
जाती हैं। लेकिन ये विचारधारा वाले लोग जो होंगे वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी कैसी पार्टी है? हिंदुत्ववादी पार्टी है, राइट विंग की पार्टी है। तो राइट विंग की पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, यानी वो सारे लोग जो हिंदुत्व की विचारधारा को समर्थन देते होंगे वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी के अंदर जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होंगे, वो कैसे होंगे? वो वही लोग होंगे जो कि इस हिंदुत्ववादी विचारधारा की तरफ पूरी तरीके से उन्मुख होंगे, उसको मानते होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट एक लिख लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमो, नोट कर लीजिएगा इसको। यानी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर्स में लिखेंगे मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉलोज सेम आइडियोलॉजी। एक ही आइडियोलॉजी को वो लोग क्या करते हैं? यहां पर फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जब भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो गवर्नमेंट कैसी होगी? या तो मेजॉरिटी पार्टी से गवर्नमेंट बनेगी, या फिर क्या होगा? कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी। तो दो तरीके से गवर्नमेंट यहां पर आपको कोलिजन की गवर्नमेंट देखने को मिलती है या मेजॉरिटी पार्टी। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू और मोर पार्टीज, नोट कर लीजिएगा, पार्टीज कम टूगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। जैसे अभी देखिए बीजेपी को कौन सा सलाह दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है? नीतीश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इस तरीके से जैसे नीतीश दे रहे हैं, जेडीयू देख रहा है, तो इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो क्यों सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी के पास अपनी पूरी सीट्स वहां पर नहीं है, सीट्स कम पड़ गई उनको। तो अगर सीट्स कम पड़ रही हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया कि दो पार्टीज आ गई, लेकिन बीजेपी का डोमिनेंस है, उनके जाने से भी बीजेपी के ऊपर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में वो पार्टी साथ में आती हैं जिन पार्टीज की विचारधाराएं आपस में थोड़ी सी मैच कर रही होंगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में या कंट्रीज के बारे में ये बात कह सकते हैं कि बहुत सारी पार्टीज तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने हित को या अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को फॉर्म यहां पर कर लेती हैं। लेकिन फिर भी हम यहां पर यही कहेंगे कि जब भी यहां पर कोई पार्टी, जो भी पार्टी की सरकार बनती है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? यहां पर सेम होती हैं। इससे क्या फायदा होता है कि उनकी वर्किंग यहां पर आसान हो जाती है, इजी वे में वो यहां पर काम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, नेक्स्ट आता है डबल मेंबरशिप। क्या आता है? डबल मेंबरशिप। अब जब हम डबल मेंबरशिप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, इफ एनी पर्सन इज देयर एंड ही इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, ही इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, देन ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द हाउस। कोई भी व्यक्ति होगा उसको मिनिस्टर का मेंबर ऑफ द हाउस होना मैंडेटरी है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर अ मिनिस्टर to be a member of any house of the parliament, any house of the parliament। ठीक है, स्टेट होगा तो यहां पर क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना मिनिस्टर के लिए जरूरी है। ठीक है, एनी पर्सन कैन बिकम मिनिस्टर, ठीक है, विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ द एनी हाउस।
जस्ट फॉर ओनली 6 मंथ, एटलीस्ट केवल 6 मंथ तक ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी हाउस का मेंबर ना हो तो वो मिनिस्टर रह सकता है। उसके बाद उसको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने पद से हाथ धो बैठेगा, यानी वो मिनिस्टर वहां पर नहीं रह पाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डबल मेंबरशिप को आप समझ लेंगे, वेदर ही शुड बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा और ही शुड बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इनमें से किसी एक का मेंबर होने पर ही उसको क्या किया जा सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बस एक्सेप्शन क्या है कि जस्ट फॉर 6 मंथ without being the member of these two houses he can be appointed as the minister of the government, but after the certain period यानी within 6 months उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी हाउस का मेंबर यहां पर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाया है तो फिर उसको अपने पद से यहां से जाना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल मेंबरशिप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर है। और किसका फीचर है ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, अगला फीचर यहां पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो भी व्यक्ति यहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लिख लीजिएगा यहां पर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप इसके अंदर एक प्रमुख फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। यानी क्या है, जो व्यक्ति है यहां पर, जो प्राइम मिनिस्टर जो व्यक्ति है वही क्या है, हेड ऑफ द हाउस है, यानी हेड ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द लोकसभा है। जो व्यक्ति यहां पर प्राइम मिनिस्टर है, यही व्यक्ति क्या है, अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो दैट पर्सन विल बी द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर जिस हाउस में भी होगा उसी को यहां पर लीडर ऑफ द हाउस भी यहां पर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की किसकी है, वो यहां पर, तो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यहां पर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी साथ कोऑर्डिनेशन करने की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी यहां पर किसकी होगी, आपकी लीडर ऑफ द हाउस या फिर प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो क्या करेगा, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा और यहां पर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैनेज करेगा और वही जो है क्या करेगा, विभाग इनके आवंटित करवाएगा। प्रेसिडेंट जो है विभाग का आवंटन नहीं करता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वही क्या करता है, वही एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट काम होता है एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री। ठीक है, ये एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। क्राइसिस मैनेजर भी है, ये क्राइसिस को भी मैनेज करता है, तो इसको हम क्राइसिस मैनेजर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ये भी याद रखिएगा, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट भी है। सरकार का जो है वो प्रवक्ता है, कोई भी बात होती है वो क्या करता है, वो सरकार की बात जनता के सामने रखता है। साथ ही साथ क्या है कि वो प्रेसिडेंट को विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को क्या करता है, यहां पर सलाह मशवरा देता है, एड एंड एडवाइस करता है। यहां पर किसको करता है, प्रेसिडेंट को करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो मेन कंसर्न पर्सन होता है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो क्या होता है, यहां पर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। ये फीचर्स आपको बेसिकली समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके लिए क्लैरिटी हो जाती है कि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे डिफरेंशिएट करना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, ये आपके लिए आसान हो जाता है। सेकंड, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस
लोअर हाउस। अब यहां पे आपको क्या देखना है, ठीक, याद रखिएगा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी dissolved on the recommendation of प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी रिकमेंडेशन पर, जब प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन आती है तो उस प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट, और रिकमेंड किसको करता है, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस। प्रेसिडेंट, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द लोअर हाउस। जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, यहां पर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जब रिकमेंड करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर इसको डिसॉल्व कर देगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ऐसा तब होगा जब कार्यकाल पूरा हो रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका होगा तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा को इस्तीफा अगर वो ना दे तो लोकसभा को यहां पर डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर, ऐसे कोई दिक्कत तो यहां पर नहीं है। ठीक, और ये जो रिकमेंडेशन है, ये भी याद रखेंगे, ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन जो उसका टेन्योर पूरा ना होने के पहले भी वो कर सकता है और कह सकता है कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। यानी कि अगर टेन्योर पूरा नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले भी ये सलाह वो चाहे, प्राइम मिनिस्टर यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा करके ये सलाह उसको यहां पर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, बहुत आसान से पॉइंट है यहां पर। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आता है सीक्रेसी का। इसमें तो क्या ही बोलूंगा मैं, सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं यहां पर, सीक्रेसी किसको मेंटेन करनी है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है मिनिस्टर्स को। यानी मिनिस्टर्स हैं ये इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मिनिस्टर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। ठीक, यानी कि जो बात है उसको यहां पर वो सीक्रेट रखेंगे। अब सीक्रेट रखना क्या है, यानी मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, पॉलिसी कैसी बनाई जा रही है, ठीक है, प्रोसीजर क्या अपनाया जा रहा है किसी कार्य को करने का, ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं, मिनिस्टर्स तब तक डिस्क्लोज नहीं करते हैं जब तक उनसे इसके लिए स्पेशली कहा नहीं जाता है इन बातों को। जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कुछ लोगों को छोड़ करके किसी के बारे में, उसके बारे में कोई खबर नहीं लगी, और जिनको खबर थी उन्होंने भी उस चीज के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। यहां तक जो सीक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से एक बात और आप समझ लीजिएगा कि लोकसभा के अंदर सीक्रेट मीटिंग भी करवाई जाती है, और वो सीक्रेट मीटिंग करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लोकसभा के स्पीकर की होती है। जब भी सीक्रेट मीटिंग होगी लोकसभा के अंदर, आप ये बात याद रखिएगा, कोई भी आउटसाइडर लोकसभा में अलाउड नहीं होगा, केवल और केवल मेंबर ऑफ लोकसभा जो होंगे वो यहां पर अलाउड होंगे। क्लियर है बात। तो उसी मेंबर ऑफ लोकसभा में से ही जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अब वो कई बार मिनिस्टर्स आपके लोकसभा से भी हो सकते हैं और मिनिस्टर आपके यहां पे राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। कोई व्यक्ति, ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं रखी गई है कि मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे। मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकते हैं और मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमेशा लोकसभा से ही होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को, अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर होने वाली सभी बातों को गुप्त रखते हैं, और उसके लिए ये अपना एक ओथ भी लेते हैं कि मैं सीक्रेसी को मेंटेन रखूंगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो इतनी बात आपको क्लियर आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट को यहां पर थोड़ा सा ध्यान से और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ठीक है।
जितना हमने अभी तक देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि ये सारी की सारी बातें हम अपने देश के सरकार में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखते हैं। एक एक करके आपको एक बार रिवाइज फटाफट दिखा देता हूं, फिर आगे की तरफ हम लोग यहां पर चलेंगे। क्या देखेंगे कि हमने जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की बात की तो हमारे प्रेसिडेंट यहां पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, पहला केस। दूसरा केस मेजॉरिटी पार्टी रूल, हमारे यहां जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बीजेपी को बहुमत मिला है, तीसरी बार बीजेपी 340 सीटें लेके आई, लेकिन उसने उसके सहयोगी दलों के एनडीए को जो है यहां पर क्या हो गया, एनडीए और यूपीए दो ग्रुप हमारे यहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें से एनडीए जो बीजेपी का ग्रुप है, इस ग्रुप को ओवरऑल मेजॉरिटी मिल गई थी, तो इसलिए क्या होगा, मेजॉरिटी पार्टी रूल से यहां पर बीजेपी की सरकार यहां पर बन गई। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यानी अगर जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर्स क्या हैं हमारे देश के अंदर, आप देखते होंगे लगातार कि उनकी जवाबदेही क्या होती है, लोकसभा के प्रति होती है। अभी मणिपुर के मसले पर आपने ध्यान से देखा होगा तो मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया था, तो उस वक्तव्य को ना आने की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए विपक्ष उनके लिए क्या लेकर के आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया गया स्पेशली कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्राइम मिनिस्टर का बोलना अनिवार्य होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को आकर के यहां पर अपनी बात रखनी ही पड़ी। तो इसलिए क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इसको उससे तुलना करके यहां पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात यहां पर कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी की। अब आप देखिएगा जो एनडीए के अंदर जो ग्रुप हैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं, यानी हम जब एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर एनडीए के अंदर हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो है यहां पर एक दूसरे से मैच करती है, यानी वो कहीं ना कहीं राइट विंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो वो राइट विंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये हम लोग सेंट्रलिस्ट, लेफ्टिस्ट और राइट विंग, ये क्या होता है, ये डिटेल में भी और पॉलिटिकल पार्टी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि राइट विंग आइडियोलॉजी यानी हिंदुत्व के विचारधारा को, पुरातन संस्कृति और सभ्यता के ऊपर जिनको विश्वास है, जिनको जो इसको मानते हैं और उसको रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो सब राइट विंगर हैं यहां पर। और ये राइट विंगर वाले जो हैं वो एक साथ आकर के एनडीए को क्रिएट करते हैं। इनकी एक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं देखने को यहां पर मिलती है। तो ये हमारे देश में देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डबल मेंबरशिप, तो ये भी आप हमारे देखते हैं कि मैंडेटरी फॉर अ मिनिस्टर, हमारे यहाँ कोई भी जो मिनिस्टर होता है, वो जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर या तो फिर आपका लोकसभा से होता है या फिर वो क्या होता है, राज्यसभा से होता है। 6 महीने की को एक्सेप्शन है, 6 मंथ का यहां पे जो है आप देखेंगे तो ये 6 मंथ्स का जो है उसको क्या मिला है, एक एक्सेप्शन यहां पर मिला हुआ है। इसको याद आपको रखना है। इस 6 मंथ्स के बाद अगर वो इनमें से किसी का मेंबर नहीं होगा तो फिर क्या हो पाएगा, यहां पर क्या होगा कि उसको यहां से हटा दिया जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए मोदी सरकार हमेशा आपको यही सुनने को मिलता है, मोदी गवर्नमेंट, बार बार आपको यही सुनने को मिलता है। वाई दिस इज मोदी गवर्नमेंट? हमने कहा ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर है इस गवर्नमेंट का। प्राइम मिनिस्टर ही सरकार को मेनली चलाता है, यही रियल एग्जीक्यूटिव भी है। प्राइम मिनिस्टर जो है यही यहां पर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव भी है। तो ये भी बात यहां पर याद रखनी है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है। तो इसको हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ वो भी क्या है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, आप जानते हैं कि लोअर हाउस यानी निचले सदन को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कह के कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। अगर कार्यकाल पूरा ना भी हुआ हो तो भी अगर वो चाहे तो डिसॉल्व करा करके फ्रेश इलेक्शन वहां पर करा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आ गया सीक्रेसी। मिनिस्टर्स जो है ओथ लेते हैं अपने पद की और सीक्रेसी को मेंटेन करने की बात करते हैं। आप देखते होंगे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अब हर बात को क्या करते हैं, यहाँ पर सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे की बात यहां पर जरा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहां पर अगली बात हम लोग करते हैं। अभी तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा, अब हम क्या समझेंगे, यहां पर एक चीज जो देखेंगे वो देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया के बजाय अगर हम अमेरिका को देखते हैं, अगर हम वी कंसीडर यूएसए,
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका नाम ही इसकी पॉलिटी को बता देता है कि भैया सारे स्टेट जो हैं वो क्या है, आपस में जुड़ करके बने हुए हैं और इन्होंने एक देश का निर्माण किया है। यानी वैसे ही बताता है कि भैया ये स्टेट कैसा स्टेट है, एक फेडरल स्टेट है। इस फेडरल स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कौन सी है, यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात जब हम करते हैं तो इसके फीचर्स को अगर हमें देखना हो तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम क्या करें, हम यूएसए के प्रेसिडेंट को यहां पर देख लें। ठीक, अब यूएसए के प्रेसिडेंट को अगर हम देखेंगे, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उसको देखिएगा आप आराम से। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है, ये जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली क्या है, अगर दो बातें यहां पर देखिए, एक तो वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, सेरेमोनियल हेड है वो यहां पर, और साथ ही साथ क्या है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी यही जो प्रेसिडेंट है वही यहां पर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है। ये जो प्रेसिडेंट है वो यहां पर क्या है, आपका रियल एग्जीक्यूटिव देखने को आपको मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को लीड करता है। क्यों कहते हैं हम इसको, बिकॉज ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को क्या करेगा, वो यहां पर लीड करेगा। अब एक बात समझ लीजिए, ये जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जो ये प्रेसिडेंट है जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, इस प्रेसिडेंट को जो है एक फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है, फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है। अब ये फिक्स टेन्योर अमेरिका के केस में कितना है, 4 इयर्स है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम इसको कितनी बार, इसका टर्म कितना है, 2 टर्म्स के लिए इसको चुना जा सकता है, 2 टर्म्स के लिए इसको चुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये क्या ध्यान रखने वाली है, इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस, लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेसिडेंट जो है लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और लोअर हाउस जो है कांग्रेस कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट। अब कांग्रेस जो है वो क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट को नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकती है। ठीक, अगर कभी कांग्रेस को रिमूव करना पड़ जाए, ठीक है, इफ इन केस कांग्रेस हैज टू रिमूव द प्रेसिडेंट, देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन कोई ऐसा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाए जिसके लिए इसको इम्पीच किया जाए। यानी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट through the process of अब प्रोसेस क्या है यहां पर, इम्पीचमेंट। अगर इम्पीचमेंट के माध्यम से ही इसको क्या किया जा सकता है, यहां पर उसके पद से हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसको यहां पर प्रेसिडेंट को यहां पर हटाने का। यानी कांग्रेस इसको और नॉर्मल कंडीशन में क्या कर सकती है, रिमूव नहीं कर सकती। दूसरा, प्रेसिडेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस नहीं है, टुवर्ड्स द लोअर हाउस यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या है, यहां पर लोअर हाउस को क्या कर सकता है, यहां पर रिमूव भी नहीं कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस। ये भी याद रखिएगा, इन अमेरिका, इन केस ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लोअर हाउस का मतलब वहां पे क्या है, लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। याद रखेंगे ये, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान में यहां पर अमेरिका के केस में आपको समझ लेनी है। अब सवाल ये उठा कि प्रेसिडेंट ना ही उसका मेंबर है लोअर हाउस का, ना ही उसकी तरफ उसको क्या कर सकते हैं, ना ही उसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये हेड ऑफ द स्टेट भी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपनी सरकार कैसे चलाएगा, ये अपनी सरकार किचन कैबिनेट के थ्रू चलाएगा। किसके थ्रू चलाएगा, किचन
कैबिनेट के थ्रू चलाएगा। अब किचन कैबिनेट में सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है, जो इसके सेक्रेटरीज होंगे वो लोअर हाउस के मेंबर नहीं होंगे, यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स नहीं होंगे, यानी वो इसी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और इसके द्वारा ही वो यहां पर हटाए जाएंगे। इतनी बात आपको यहां पे बहुत ध्यान से समझनी है। क्लियर है? ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए, यानी अमेरिका के अंदर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है, यानी कि तीनों ऑर्गन जो हैं यहां पर इसके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो और चाहे वो जुडिशरी हो, ये तीनों के तीनों ऑर्गन जो हैं यहां पर क्या मिलते हैं आपको, एकदम इंडिपेंडेंट ऑर्गन के रूप में देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको कोई ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये जो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, ये दीज ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। हम कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वही हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, वही ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। एक फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है। इन केस ऑफ अमेरिका 4 साल के लिए चुना जाता है, 4 ईयर्स के लिए चुना जाता है। 2 टर्म्स उसको मिलते हैं, 2 टर्म्स मिलते हैं। वो अपने सेक्रेटरीज को खुद अपॉइंट करता है और उनको उसके जन कैबिनेट के माध्यम से सरकार को चलाता है। उसको कांग्रेस हटा नहीं सकती है। एक्सेप्शन है वहां पर, अगर कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर दे जिसमें कि उसने ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म करती हो, जैसे अमेरिका केस में बात की जाए, बिल क्लिंटन के लिए बात की गई थी, लेकिन हटाया उनको नहीं गया था, हट नहीं पाए थे उससे इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। तो मोनिका लेविंस्की वाला केस हुआ था, उस केस में उनके ऊपर ये प्रोसेस आया था, लेकिन वो हटे नहीं थे अपने पद से। अब यहां पर दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज क्या आती है कि जो वहां का लोअर हाउस है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर भी नहीं होता है, ना ही इस कांग्रेस के प्रति वो क्या होता है, कोई जवाबदेह होता है, ठीक, ना ही उसको क्या कर सकता है, लोअर हाउस को वो प्रेसिडेंट यहां पर डिसॉल्व कर सकता है। इतनी बात आपको यहां पर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। यानी मेंबरशिप भी नहीं है उसके पास और ना ही उसके पास डिसॉल्व करने की पावर है। तो दिस इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया। अगर आप ट्रंप के केस में देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रंप सारे डिसीजन खुद करता है, अपने सेक्रेटरीज की मदद से सरकार को चलाता है। एलन मस्क को उसने पहले गवर्नमेंट में शामिल किया, और जबकि एलन मस्क आपने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एलन मस्क क्या है, वहां पर लोअर हाउस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उसके सेक्रेटरीज हैं, वो कहीं से भी वो अपने क्या कर सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है और उनको जब चाहे उनके पद से वहां से हटा भी सकता है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो हमने यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी समझ लिया और यहां पर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी समझ लिया। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या मेरिट्स हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, या मेरिट्स की बात अगर हम करते हैं तो हम मेरिट्स की बात यहां पर कर लेते हैं। देख लीजिए हैं फटाफट मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट क्या हो सकती है, आप सोच के बताइए क्या हो सकती है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो लेजिस्लेचर है, इसी लेजिस्लेचर के अंदर से ही ये गवर्नमेंट क्रिएट होती है। यानी अगर ये हमारा लेजिस्लेचर है, इसी लेजिस्लेचर के अंदर से ही ये गवर्नमेंट जो है वो यहां पर क्या होती है, यहां पर क्रिएट होती है। अब गवर्नमेंट इज व्हाट, लेजिस्लेचर क्या है, ये तो लेजिस्लेटिव हो गया, लेकिन व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव है। गवर्नमेंट क्या है, यहां पर एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जब यही एग्जीक्यूटिव इसी लेजिस्लेचर का पार्ट है, यानी कि इसी में से ये चुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा
कि इन एग्जीक्यूटिव और इस लेजिस्लेचर के बीच में डेफिनेट तौर पर कोई आत्मीयता होगी, कोई समन्वय होगा, कोई संबंध होगा, कोई रिलेशनशिप होगी। यानी हम कह सकते हैं कि हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है ये इसकी एक विशिष्टता है। तो पहला पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट है हार्मोनी बिटवीन द legislature and executive। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में क्या है, एक समन्वय आपको देखने को मिलता है, एक संबंध आपस में उनके अंदर एक साझेदारी, एक समझदारी देखने को यहां पर मिलती है। दैट हार्मोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द कंट्री। The countries like India or developing countries or underdeveloping countries, it is very important कि legislature और executive के बीच में एक आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना यहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव अगर इसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है अगर लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसका मतलब गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कोई भी कार्य जो है बिना लेजिस्लेचर की सहमति के नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ध्यान ये रखना है कि दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यानी बिना एक दूसरे के उनके लिए किसी काम को करना पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। यानी कोई भी डिस्प्यूट होगी तो भी वो आपस में मिलकर के ही इसको सॉर्ट आउट यहां पर, ये पहली मेरिट है इसकी जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेरिट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है, सवाल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला मैंने? कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब इसको समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने इसके अंदर बोला था, आर्टिकल 75 की बात की थी और आपको बोला था यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसके है? टुवर्ड्स द लोअर हाउस, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द लोअर हाउस। कहते हैं कि जनरल में देखा जाए तो संसद के प्रति, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये टुवर्ड्स द लोअर हाउस होगी, विच इज द हाउस ऑफ पीपल, विच इज द हाउस ऑफ पीपल, जो कि जनता का सदन है। यहीं पर जनता मेजॉरिटी पार्टी जीत करके आती है और सरकार क्या करती है? यहां पर जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेती है, अपने बाय एनी एक्ट डन बाय देम। इट मींस दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के लिए वो क्या है? यहां पर वो आंसरेबल है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? संसद के प्रति वो जवाबदेह हैं और इसमें भी आप हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा के प्रति हैं, वो लोकसभा के प्रति वो यहां पर जवाबदेह हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको यहां पर रखना है। और इनकी जवाबदेही तय भी होगी, इनकी जवाबदेही तय भी होगी। अब तय कैसे करेगी? तय कौन करेगा? लोकसभा तय करेगी या फिर पार्लियामेंट तय करेगी। अब तय करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तय करने के तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे बजट ही एक तरीका है, बजट ही एक तरीका है। अगर आप कह दें तो जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो भी एक तरीका है, मोशन ऑफ थैंक्स है। यानी ऐसे कह सकते हैं जो मोशंस आते हैं यहां पर वो क्या है? इनके लिए ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन आर्स हैं हमारे यहाँ, जो क्वेश्चन आर है उसके माध्यम से भी या इनके ऊपर जवाबदेही होती है। डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं,
इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, इनके उत्तरदायित्व को तय करने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सरकार होती है ये एक जवाबदेह सरकार होती है, जनता के प्रति इसकी जवाबदेही होती है, इसलिए जो जनता का सदन है लोअर हाउस, उसके प्रति इसकी जवाबदेही लगातार बनी रहती है। ठीक है, क्लियर। अब आगे नेक्स्ट बात कर लें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बाद। अब अगला इंपॉर्टेंट मेरिट क्या है इसकी, देखिए अगले इंपॉर्टेंट मेरिट क्या है कि जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं, यानी कोई इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन जो है वो अपनी तानाशाही यहां पर नहीं चला सकता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं, हालांकि ये फीचर है लेकिन ये थ्योरेटिकली सच निकलेगा आपको। अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी तानाशाह की तरह ही बिहेव करती थी। आज के टाइम में अगर आप बात करें तो मोदी गवर्नमेंट में भी मोदी गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि मोदी जी को कहते हैं लोग, विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं। लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम बात करते हैं तो यहां पर चूंकि जो सरकार बनती है वो कैसी बनती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से बनती है, यानी वहां पर किसी एक व्यक्ति की जो है तानाशाही नहीं चल पाती है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा। प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? डिस्पोटिज्म। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म। ठीक है, इतनी बात। यानी इसका मतलब क्या है समझ जाइएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक अकेला एग्जीक्यूटिव जो है, अथॉरिटी है, उसमें अथॉरिटी जो है वो लाई नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है अथॉरिटी डज नॉट लाई इन द सिंगल एग्जीक्यूटिव। किस पे लाई कर देगी? जो भी अथॉरिटी यहां पर है, जिस भी अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो अथॉरिटी है वो किस में लाई कर रही है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या है? ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इतना बात समझ लीजिए, ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कलेक्टिवली वर्क करती है। कैसे काम करती है? कलेक्टिवली वर्क करती है, कलेक्टिवली वर्क करती है। अब कलेक्टिवली वर्क करती है, इसका मतलब क्या है कि नॉट अ सिंगल पर्सन अलोन कैन नॉट टेक द ऑल द डिसीजंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट assume all the authorities on his own, all the authorities on his own। सारी अथॉरिटीज उसी सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं रहेंगी। इसका मतलब क्या होगा? निरंकुशता। डिस्पोटिज्म का मतलब क्या है कि निरंकुशता वहां पर या डिक्टेटरशिप देखने को नहीं मिलेगी, उसको यहां पर रोकता है। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के माध्यम से क्या करता है? यहां पर कार्य यहां पर देखने को। क्लियर है बात? अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। एक अच्छी बात यह होती है इसके अंदर कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर आपको चाहिए, मान लीजिए कि वहां पर आपको क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और सरकार गिर जाए, ऐसे में हमेशा रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट रहती है। तो एक फीचर ये भी आप याद रखिएगा, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। इसमें बहुत डिटेल में बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि विपक्ष सदैव सरकार के रूप में देखने को आपको मिलता है। ब्रिटेन के अंदर तो यानी यहां पर ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में तो ये कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलता है कि उनका जो अपोजिशन होता है वो अपोजिशन बिल्कुल हमेशा इस तरीके से कार्य करता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में पोजीशन ऑफ लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की काम करेगा, इधर फाइनेंस मिनिस्टर है तो इधर भी फाइनेंस, यानी शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट वहां पर देखने को मिलता है। ब्रिटेन में अगर हम यूके के अंदर बात करें तो यूके में आप देखेंगे तो यहां पर शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है उसके अंदर, शैडो कैबिनेट का। यानी हमेशा विपक्ष जो है यहां पर सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है, सरकार के लिए वो प्रस्तुत रहता है। तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि एक सरकार अगर गिर गई है, कोलैप्स कर गई है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी दूसरे को सरकार, किसकी सरकार यहां पर बनाई जाए। तो पक्ष और विपक्ष मिलकर के क्या करते हैं, लोकसभा के अंदर बैठ करके
देश को चलाते हैं या संसद में बैठ करके देश को चलाते हैं, और विपक्ष जो है लगातार चेक करता रहता है सरकार की गतिविधियों को, सवाल पूछता रहता है। उसका काम ही यही है कि सवाल पूछना, सरकार की गतिविधियों को जांच करना। तो यहां पर क्या होता है कि जो विपक्ष जो लगातार सवाल पूछ रहा है वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है कि कब सत्ता पक्ष की सरकार गिर जाए, और अगर बिना चुनाव के नई सरकार बनाने की नौबत आए तो मैं अपना बहुमत सिद्ध कर दूं और सरकार यहां पर बना लो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है वाइड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाइड रिप्रेजेंटेशन? वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है वाइड रिप्रेजेंटेशन का? वाइड रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वाइड रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या आता है? देखिए, इसमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कैसे बनती है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। फिर अगेन यही बात हो गई, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी ये जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपकी, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर जब भी चूज करता है तो वो क्या करता है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को चूज करके अपनी काउंसिल को तैयार करता है, ये और प्रयास करता है कि सभी वर्ग के लोगों को क्या मिला जाए, इसके अंदर क्या मिल जाए? रिप्रेजेंटेशन देखने को सबको मिल जाए। यानी सबके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, पहली बात तो इलेक्शन के माध्यम से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज करके यहां पर आते हैं आपका लेजिस्लेचर के अंदर, और इस लेजिस्लेचर के अंदर जब ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो प्रयास रहता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर का कि यहां पर सभी वर्गों को, अधिक से अधिक वर्गों को क्या किया जाए? रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, एक मेरिट जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो मेरिट्स नहीं है, यानी कि इसकी बात हम करें और हम कहें व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करते हैं तो डिमेरिट्स को बहुत आसानी से यहां पर समझ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात समझिए डिमेरिट्स को। देखिए, जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की आप बात कर लोगे, जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की आप बात करोगे तो एक चीज आपने देखी, जो चीजें आपको यहां पर दिख रही थी कि ये इसके लिए स्पेशल है, ये खास है, वही चीजें आपको यहां पर उसकी कमियां भी बताएंगी। जैसे इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम की, गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जैसे ही बहुमत नहीं होगा वैसे ही सरकार गिर जाएगी। यानी एक बहुत बड़ा जो डिमेरिट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्या देखने को मिलता है? अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को यहां पर आपको मिलती है। यानी कि कभी भी सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट में स्पेशली आपको देखने को मिलता है कि जो समर्थन देने वाले दल हैं, उन दलों ने क्या किया है, बेसिकली जैसे ही अपना हाथ खींच लिया है वैसे ही सरकार क्या हो गई, यहां पर सरकार यहां पर गिर गई है, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए, जब कह रहा है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है कि सरकार बहुमत में नहीं रही, सरकार गिर गई, सरकार को कोई किसी प्रकार का सपोर्ट वहां पर नहीं मिल पाया। अब बार बार सरकार बनाई जाएगी, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दल की सरकार जो है अगली बार भी बन के आए। जैसे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ? बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, यानी मोदी गवर्नमेंट आ गई। अब कांग्रेस से बीजेपी की तरफ चले गए, अब मान लीजिए बीजेपी से सपा की तरफ चले जाएं, सपा से क्या करें दूसरी तरफ। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। यानी हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चलाती है और उन पॉलिसीज को नई गवर्नमेंट आकर के क्या करती है, उन पॉलिसीज को चेंज कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन पॉलिसीज के अंदर कोई निरंतरता देखने को नहीं मिलती है। और कई बार क्या होता है, किसी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया और उसको अगली सरकार ने आकर के क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। जैसे हम बात मान कर लें, यूपी की बात कर लें तो सपा गवर्नमेंट ने क्या किया था, रोड साइड पे साइकिल ट्रैक बनवाए थे। लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो उस सरकार ने क्या किया, उस पर कोई ध्यान देना नहीं किया। सरकार नई और काम करने लग जाती है, अच्छे काम भी करने लग जाती है, लेकिन पुराने सरकार के द्वारा किए गए कई कार्यों को वो क्या कर देती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है, रोक देती है। तो उससे क्या होता है कि एक प्रकार से जो विकास की दर है या जो ग्रोथ रेट है या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, स्पेशली डेवलपमेंट के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो जाता है, वो वहां पर स्लो हो जाता है, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड बात क्या हो जाता है कि यहां पर सरकार जो है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से चलती है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कैबिनेट है। तो ये जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट की डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। जो भी कैबिनेट चाहेगी, ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है कि सरकार के कई मंत्री सरकार की बातों से सहमत नहीं होते हैं, बावजूद इसके भी उनको क्या करना पड़ता है? सरकार की बात को मानना पड़ता है। यानी कैबिनेट जो है बहुत डिक्टेटर, इसीलिए इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज एक देखी, आपने ये देखा कि जो ये कैबिनेट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये बेसिकली किसके अंदर है? लेजिस्लेचर के अंदर है। तो यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, और दिस इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। इतनी बात आप यहां पर याद रखें, इतनी बात आप अगर याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3-4 फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, यानी विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो पाते हैं, यानी दे आर एक्सिक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर तो वी कैन नॉट सेपरेट देम कंप्लीटली, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ द पावर। ये बात आपको यहां पर याद रखनी। तो ये कुछ डेमेरिट्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आप एक बात और समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपने क्या देखा? आपने देखा जो सरकार है वो सरकार कैसी है? वो रिप्रेजेंटेटिव है और कैसे आई है? थ्रू द इलेक्शन आई। अब इलेक्शन में क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव खड़ा हो सकता है जो एलिजिबल है, और चुनाव में खड़े होने के बाद उस चुनाव को जीत सकता है, और जीतने के बाद अगर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या होगा? सरकार का हिस्सा भी बन जाएगा। अब सरकार का हिस्सा बन जाएगा, जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति को सरकार का हिस्सा बनाया गया हो वो व्यक्ति क्या है? यहां पर मैच्योर हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो सरकार है, ये गवर्नमेंट है, वो किसकी हो सकती है? मैच्योर लोगों की भी गवर्नमेंट हो सकती है। यानी मिनिस्टर का मैच्योर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होगा? पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी परिस्थिति में अपरिपक्वता देखने को मिलेगी, बहुत सारी बातों की जानकारी उनको नहीं भी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आदमी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन फिर भी समझदार होता है, लेकिन पढ़े लिखे होने से क्या हो जाता है? कई बातों की, नई बातों की जानकारी भी आदमी को मिल सकती है, आदमी स्वतः भी अर्जित उनको वहां पर कर सकता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट बाई मैच्योर्स। तो ये भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट, गवर्नमेंट बाय मैच्योर। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय मैच्योर्स नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, AMETURS, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन, गवर्नमेंट बाय मैच्योर्स। तो ये मेन डिमेरिट्स हो गई जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए तो एक बात आपको समझ में आती है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अपनाया हमारे देश में, ठीक, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली हमने कहां से अपनाया? हमने ब्रिटेन से अपनाया। कहां से अपनाया? हमने ब्रिटेन से अपनाया। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने ब्रिटेन से लिया था। अब इसको लेने के पीछे क्या कारण था? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक, जैसे क्या बात कि इसके साथ, सिस्टम के साथ एक हम लोग थोड़े से क्या थे? फैमिलियर थे। तो इस सिस्टम के साथ तो हम फैमिलियर थे, तो फैमिलियर होने की वजह से हमने लिया। दूसरी बात, हम क्या चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाह रहे थे। हम चाहते थे कि जो सरकार होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, हम नहीं चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट वी वांट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। हम चाहते थे अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहते थे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में अवॉइड करना चाहते थे? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। जैसे अमेरिका के अंदर क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के केस में हम लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे? अवॉइड कर लेंगे यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को, कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखें। ठीक। सेकेंडली क्या था कि जो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी था उसको भी हमने ध्यान में रखा। हमें यहां पर क्या करना था? नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी सभी को रिप्रेजेंटेशन देना था। तो इसलिए हमने क्या किया? इस फॉर्म को अपना लिया यहां पर।
ठीक, ब्रिटेन से हमने ये बात अपना लिया, यानी रीजन क्या था, मेन कॉजेस क्या थे कि नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी था, जो भारतीय समाज था, जिस प्रकार के विविधताएं थी भारतीय समाज के अंदर, ठीक है, विभिन्न धर्मों जातियों और समूहों में बटा हुआ समाज है यहाँ पर, ठीक, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, धार्मिकता इसका विशेष लक्षण है यहाँ पर इस समाज का, ठीक। तो यहां पर इस प्रकार के समाज के अंदर हमको लगा कि इस फॉर्म का प्रकार का सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों इफेक्टिव होगा? क्योंकि यहां पर जो है वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाइडर रिप्रेजेंटेशन। हर बात को समझना है आपको ध्यान से। वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा, यानी सभी धर्म जाति वर्गों के लोगों को क्या किया जाएगा, यहां पर समाहित किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमने इसको अपनाया। दूसरा ये था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, इंडिया में इसी सिस्टम के माध्यम से इंडियंस को अपनी जो सरकार वो चला रहे थे, यहां पर जो सिस्टम चला रहे थे उस सिस्टम में इंडियंस को हिस्सेदार बना रहे थे, पार्टिसिपेंट बना रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके साथ एक बड़ी जान पहचान हमारी हो गई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ में, तो हमने इसको अपना लिया। एक गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा थी, लोअर हाउस थी, इसलिए भी हमने यहां पर अपनाया। और कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते थे कि लिमिटेड डिस्प्यूट होने चाहिए, इसलिए हमने यहां पर इसको इस सिस्टम अपना लिया। अब सवाल ये उठा कि जब हमने ब्रिटेन से इसको अपनाया है तो इसका मतलब क्या होगा। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटेन और इंडिया की बात करते हैं, तो दोनों में कुछ समानताएं भी होंगी और कुछ क्या होगी, विभिन्नताएं भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में अगर आप देखते हैं, ठीक, तो इंडिया के केस में क्या है, ब्रिटेन के केस में क्या है, सॉरी, ब्रिटेन और इंडिया दोनों का देख लीजिए। ब्रिटेन के केस में क्या है, ब्रिटेन में आपको मोनार्क देखने को मिलता है, ठीक। इंडिया में आपको रिपब्लिकन कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है, रिपब्लिकन, यानी यहां पर क्या है, ये राजा जो है यहां पर वंशानुगत है, जबकि यहां पर जो सर्वोच्च पद है वो क्या है, वो जनता के द्वारा चुना गया है, यानी गणतंत्र है। यहां पर जनता जो है उसको अपने आप यहां पर चुनती है। एक तो ये है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात, अगर पहला पॉइंट हम कहते हैं कि मोनार्क है, यहां पर रिपब्लिकन देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, दूसरा पॉइंट आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, इसके अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। नोट करिएगा, सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। यहां पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। इंडिया में जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है यहां पर, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कह सकते हैं, एक चीज और याद रखिएगा। देखिए, जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर, दिस मस्ट बी द मेंबर ऑफ, मस्ट बी द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोअर हाउस। वो कह रहा है कि यहां पर ये लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है कि पीएम कैन बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस, कैन बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस। किसी भी हाउस का सदस्य अगर यहां पर मेंबर प्राइम मिनिस्टर है तो वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिए, यहां पर एक चीज और भी है। ब्रिटेन के अंदर जो भी व्यक्ति मिनिस्टर होगा, दैट पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बट इन केस ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इवन देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर फॉर द 6 मंथ। तो दो ये चीज भी आपको याद रखना है इसके अंदर। ब्रिटेन के केस में आपको ये बात याद रखनी है कि मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मेंबर है पार्लियामेंट, ठीक है। इंडिया के केस में आपको याद रखना है, इंडिया के केस में मिनिस्टर, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, क्या लिखेंगे, एनी पर्सन कैन बी
अपॉइंटेड, एनी पर्सन का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये ना हो कि आप सोचे कि कोई भी किसी को पकड़ करके, नहीं, अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर for 6 months, even if he or she is not the member of parliament ठीक है, ये बात यहां पर हमको ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पे जैसे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, इनके यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, इनके यहाँ पे क्या है, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कौन सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जबकि इंडिया के अंदर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर मिलेगा, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू जो है, जो ब्रिटेन के अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं देखने को आपको मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने भले ही ये सिस्टम, इंडिया ने ये सिस्टम भले ही ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, बट बावजूद उसके हमारे और उसके सिस्टम में क्या है, कुछ मूलभूत अंतर हैं या बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे एक तरफ हमने मोनार्क की बात कर ली, एक तरफ हमने रिपब्लिकन कैरेक्टर की बात करी। ब्रिटेन को हमने कहा कि वहां मोनार्क है, राजा रानी ही देखने को मिलते हैं, क्वीन मिलते हैं, क्राउन देखने को मिलता है। यहां पर आज़ादी के बाद से लगातार हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर चुना जाता है। तो ये जो बेसिक फीचर्स मैंने आपको बताए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिक फीचर्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जो आपको जानने चाहिए। क्योंकि जब तक आप बेसिक पॉलिटी को आप नहीं समझते हैं, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए, यूनियन एंड टेरिटरीज को समझने के लिए, फंडामेंटल राइट को समझने के लिए, सिटीजनशिप को समझने के लिए बेसिक फीचर्स को समझना भी बहुत जरूरी है। मूलभूत जो फीचर्स हैं, मूलभूत जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत समझने जरूरी हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में जो डिस्कस किया है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों डिस्कस किया है, यानी कि इंडिया के केस को भी डिस्कस किया है और हमने क्या किया है, यहां पर अमेरिका के केस को भी डिस्कस किया गया है। और अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो फेडरल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अपने कमेंट्स भेजते रहिए, बताते रहिए कैसी क्लासेस आपको लग रही हैं, क्या आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो भी साथ साथ बताते रहें। तैयारी में बिल्कुल लगातार जुटे रहिए, किसी भी प्रकार का लेजीनेस नहीं दिखाइए। बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है इस एग्जाम को निकालने के लिए। बिना मेहनत, बिना स्मार्ट वर्क के आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल लीजिए कि बिना कॉन्टिन्यूटी, बिना हार्ड वर्क, बिना स्मार्ट वर्क के, बिना रेगुलर वर्क किए आप इसको निकाल पाएंगे। तो दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल मेहनत करिए, पूरी ताकत से लग जाइए और डेली पढ़िए। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछिए। जियोपॉल की टीम आपके साथ लगातार अनवरत लगी हुई है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।